हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से आ गए दूसरी क्लास के साथ। पर अभी तक आपका फर्स्ट क्लास के लिए कोई भी फीडबैक नहीं मिला है। फर्स्ट क्लास आपको कैसा लगा, उसमें क्या कमी थी, आपने कोई क्वेश्चन ट्राई किया या नहीं किया, कोई टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, उस बारे में अब तक किसी ने कोई भी मैसेज नहीं किया। इसीलिए हमने यूट्यूब चैनल बनाया कि आप उसमें मैसेज कर सकें, उसमें बता सकें। आप चाहो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे ना, किसी ने अभी तक उसका सॉल्यूशन मुझे दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो था हमारा कल मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। जब हम मेथड ऑफ चार्जिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कुछ चीज़ के बारे में, कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे कंडक्टर किसको बोलते हैं, इंसुलेटर्स किसको बोलते हैं, सेमीकंडक्टर्स किसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो अब तक आपने पढ़ा उसमें आपको पता है कंडक्टर्स बोला जाता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिसके अंदर करंट इजीली मूव करा जा सके, जिसके अंदर चार्ज फ्रीली मूव कर सकते हो। ठीक है, तो चार्ज तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकता है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। और इंसुलेटर में जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो, यानी उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे बाउंड हो, यानी आउटर सेल इलेक्ट्रॉन बाउंडेड हो। ठीक है, तो उसके बाद एक नया मटेरियल इसको बोलते हैं क्या, सेमी कंडक्टर है, जिसकी कंडक्टिविटी ना तो कंडक्टर जितनी अच्छी होती है और ना ही इंसुलेटर जितनी बुरी होती है। ठीक है, जिनकी कंडक्टिविटी कैसी है, बहुत लाइट कंडक्टिविटी के साथ हो। ठीक है, और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जैसे सुपर कंडक्टर, वो एक डिफरेंट टाइप है, यानी जब हम कुछ मेथड्स के हेल्प से टेम्परेचर कम करके किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी उसको डाउन करके जीरो करते हैं, तो वे क्या बन जाए, सुपर कंडक्टर बन जाए। उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे क्योंकि आगे भी वो हमारे सिलेबस में है, कंडक्टर इंसुलेटर। अभी हमें सिर्फ इतना चाहिए था कि कंडक्टर्स क्या है, इंसुलेटर्स क्या है। तो हाँ, अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है या इंसुलेटर है, हम उनको चार्ज करना चाहते हैं, तो हम कितने चार्जिंग मेथड्स को हम यूज़ कर सकें एक बॉडी को चार्ज करने के लिए। तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो है क्या, वो है कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या हुआ है, आपने पढ़ा था हीट कंडक्शन। तो हीट कंडक्शन में क्या था कि हम एक गर्म, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ऐसी कोई बॉडी रखते थे, उसको टच करते थे किसी लो टेम्परेचर की बॉडी से। तो जैसे आप ऐसा करते थे तो टच होते क्या होता है, हीट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। और कब तक फ्लो होती, जब तक दोनों बॉडी के टेम्परेचर कैसा ना हो जाए, सेम। तो जब तक हीट का फ्लो होता रहता है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। ठीक है, कि यदि हम एक चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी से टच करेंगे तो क्या होगा। अब आप यदि एक चार्ज बॉडी को, जैसे कि आपके पास एक चार्ज बॉडी है, एक इंसुलेटर, और आप उसको टच कर दें किसी इंसुलेटर से, ठीक है, तो जब भी आप किसी इंसुलेटर से टच करेंगे तो चार्ज तो फ्लो नहीं हो पाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत जो चार्ज है, क्योंकि कोई भी परफेक्टली इंसुलेटेड नहीं होता, हल्का मोटा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, पर कोई भी करंट मतलब कोई भी चार्ज फ्लो नहीं हो पाएगा बहुत ज़्यादा वैल्यू में। इसके कारण वहाँ पे क्या दिखाई देगा, आपको कोई भी कंडक्शन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और बॉडी पहले की तरह कैसी दिखाई देती है, आपको चार्ज दिखाई देती है। ठीक, पर यदि आप क्या करें, एक बॉडी को, चार्ज बॉडी को कंडक्टर से टच करेंगे तब क्या होगा, जब आप उसे टच करेंगे तो उसके ऊपर जो भी चार्ज आएगा उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, तो बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज होगी। अगर आपके पास दोनों कंडक्टर हैं तो एक चार्ज कंडक्टर को जैसे आप अनचार्ज कंडक्टर से टच करेंगे तो अब क्या होगा, तो क्या होगा, कुछ इस तरह होगा कि हमने क्या करा, एक इबोनाइट रोड ली जो कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है, उसको हमने क्या करा, एक अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर से टच किया। तो जैसे ही टच किया उसके पास क्या आ जाएगा, उसमें से कुछ नेगेटिव चार्ज उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप ऐसे नहीं बोलते, तो इस तरह बोल सके थे कि जैसे ही आपने उसके पास लेकर आए तो पूरा का पूरा स्फीयर में क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ से फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। तो अब जो कंडक्टर है उसके पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, पहले वो न्यूट्रल था, अब उसके पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। तो जैसे आप रोड वहाँ से रिमूव करोगे वो पूरा का पूरा चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा किसके अंदर, हमारे जो अनचार्ज स्फीयर था उसके अंदर। इसलिए अब वो कैसा हो जाएगा, वो चार्ज हो जाएगा, उस पर कैसे चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। इसी तरह अगर आप पॉजिटिव रोड को टच करते हैं तो पूरा का पूरा स्फीयर कैसा हो जाता, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता। इसको इंसुलेटेड स्टैंड पे इसलिए रखा गया कि जो इसके पास चार्ज है वो
अर्थ के अंदर ना चला जाए। यदि इंसुलेटेड नहीं होता हो जाता और जो भी चार्ज आप देते वो सारा सारा कहाँ चला जाता, अर्थ में चला जाता, और वो सब फिर कैसे हो जाता, वो रोड भी ये स्फेयर भी सब कैसे रहते हैं, अनचार्ज ही रह जाते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी स्फेयर को चार्ज करेंगे उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, उसको नीचे से इंसुलेटेड में उसको ऐसा करेंगे जिससे कि उसका चार्ज लीक ना हो सके। ठीक है, तो सबसे ज़रूरत क्या है कंडक्शन के लिए कि हमारे पास चार्जर कैसे, मतलब जो चार्जिंग करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कंडक्टर्स होने चाहिए और कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप क्या करना चाह रहे, आप कॉन्टैक्ट भी नहीं करना चाह रहे और बॉडी को चार्ज भी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम जो नया मेथड यूज करते हैं वो क्या है, वो है हमारे पास इंडक्शन। तो विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन हम एक स्फीयर की हेल्प से दूसरे स्फीयर को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये वीडियो पीछे क्यों चल रहा है, भाई देखो हमारे पास एनिमेशन की सुविधा नहीं है, तो इसलिए हम इसकी एनिमेशन की हेल्प से आपको चीज़ को समझा देंगे। क्योंकि या तो हमारे पास एक बड़ा सा स्क्रीन हो जिसपे मैं आपको पेन से लिख के बता सकूँ, या फिर कॉपी में बताना पड़ेगा, और कॉपी में आपको इतना अच्छी तरह समझ नहीं आता क्योंकि कॉपी के साथ फोकस इतना अच्छा नहीं हो पाता, फ़ोन को फोकस करने में थोड़ा प्रॉब्लम आवे। ठीक है, तो इसलिए हमने इस एनिमेशन का यूज करा, और फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा कि चीज़ ऐसे प्रॉब्लम कर रही थी। ठीक है, तो हमने क्या करा, हम इंडक्शन की हेल्प से क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है, जब हम इंडक्शन की हेल्प से चार्ज करेंगे तो वहाँ पे कोई भी कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी। तो जब कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी तो हम कैसे चार्ज करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फिगर है। क्या करा हमने, कोई एक नेगेटिवली चार्ज इबोनाइट रोड ली और उस इबोनाइट रोड को किसी कंडक्टिंग स्फीयर के, जो कि किसी इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा, उसके पास लेकर आए। जैसे ही आप उसके पास लेकर आएंगे आप, तो ये क्या है, ये पूरी रोड पे नेगेटिव चार्ज है और आपका पूरा स्फीयर के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। पॉजिटिव चार्ज फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, फ्री हैं। तो जैसे आप नेगेटिव रोड उसके पास लाएंगे तो जो ये नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, वो रिपल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, वो रिपल होगा रोड से दूर की तरफ। ठीक है, जबकि यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है वो किस लिए दिखाई दे रहा है, जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो किस लिए दिखाई दे रहा है, वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इन एटम्स के इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वे अवे हो गए, यहाँ से दूर चले गए। तो जब भी आप देखोगे किसी एटम के पास, यदि आपके पास कोई एटम है, ठीक है, और उस एटम का फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर जाए तो अब वो कैसे दिखाई देगा, एक पॉजिटिव आयन की फॉर्म में दिखाई देगा। तो इधर के जितने भी एटम्स थे वे पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, अब आपके पास हो जाएगा कि पूरे स्फीयर में एक तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। यानी एक तरह से पूरा स्फीयर कैसा होगा, एक तरह से पूरे स्फीयर पे पोलराइजेशन सा हो गया। ठीक है, यानी एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पर हमें तो क्या करना है, इस बॉडी को चार्ज करना है, क्योंकि अगर हम अब भी देखें मेटल के स्फीयर के पास टोटल चार्ज कितना है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, एंड टोटल चार्ज 0 है, जबकि हमें तो चार्ज करना था। ठीक है, तो चार्ज करने के लिए हमने क्या करा, हमने क्या करा कि जो स्फीयर है इसको अर्थ कर दिया। अर्थ करने से क्या बेनिफिट हो, क्योंकि जब रोड आपकी उसके पास है तो पॉजिटिव चार्ज तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होता दिखाई दे रहा है आपको, रोड की तरफ, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो नेगेटिव चार्ज हो अभी हो रहा पुश। ठीक है, यदि हम अर्थ करेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव नहीं हो पाएगा, सिर्फ मूव कौन होगा, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कहाँ पे चले जाएंगे, अर्थ के अंदर। तो पूरी बॉडी के अंदर से जो नेगेटिव चार्ज था वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में, जबकि पॉजिटिव चार्ज बाउंड रहेगा ड्यू टू द नेगेटिवली चार्ज इबोनाइट रोड। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अर्थिंग को हटा देंगे। सबसे पहला काम करेंगे, अर्थिंग को हटाएंगे, रोड को नहीं हटाएंगे। तो रोड उसके सामने ऐसे रखेंगे, अर्थ को हटा देंगे, और उसके बाद हम इबोनाइट रोड को रिमूव कर देंगे। अब उसके पास क्या बचा था, नेट पॉजिटिव चार्ज बचा था, क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज तो क्या हो गया था, न्यूट्रलाइज हो गया था विद द हेल्प ऑफ अर्थ। अर्थ ने क्या कर दिया था, न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी जो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तरफ इकट्ठा होते सारे सारे अर्थ के अंदर चले गए थे। अब पूरी बॉडी के पास आपको क्या दिखाई दे रहा, पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा। तो इस तरह आपकी एक बॉडी क्या होगी, फुल्ली की फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज होगी। ठीक है, तो इस तरह का जो चार्जिंग करी, जिसके अंदर हमने कोई भी
कनेक्शन नहीं किया, कोई कॉन्टैक्ट नहीं करा, इस तरह की चार्जिंग को हम क्या बोलते हैं वो, उस तरह की चार्जिंग को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय द इंडक्शन। ठीक है, ये एक टाइप है। आप चाहो तो दूसरे टाइप्स पे भी ले सको, क्या कर सकें, एक रोड, एक आपको एक स्फीयर और रखना पड़ेगा, क्योंकि जो ये मेथड हमने यूज करा इससे क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज रोड है उसके कारण हम यहाँ पे अपोजिट चार्ज ला पाएंगे। यदि हमें क्या चाहिए, नहीं भी हमें तो क्या चाहिए कि हमें तो नेगेटिव चार्ज ही चाहिए, तो फिर हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 2 स्फीयर की ज़रूरत होगी। तो 2 स्फीयर होंगे तो उसके लिए क्या होगा, चलो अभी एक फिगर बनाते हैं इसी के ऊपर। चलिए, तो जैसे कि हमारे पास अब की बार है जैसे कि हमारे पास अब की बार है 2 स्फीयर, एक स्फीयर ये और एक स्फीयर ये। ठीक है, और हम इसके पास यहाँ से एक रोड लेकर आए ये वाली, जिसके पास कितना चार्ज था, हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज था। तो नेगेटिव चार्ज रोड को जब हम इस तरह पास लाएंगे तो क्या होगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा, एक सेकेंड इसको माफ हटाओ, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करा, ये हमारे पास क्या है, इसके नीचे की स्टैंड लगाएंगे, चलिए अब शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक स्फीयर है, इसके नीचे एक स्टैंड है, ये इंसुलेटेड स्टैंड है। दूसरा एक स्फीयर है, वो इसे टच कर रहा है इसी तरह, और उसके नीचे भी इंसुलेटेड स्टैंड है। अब हम उसके पास एक रोड लेकर आए जिसके पास क्या था, नेगेटिव चार्ज था। जैसे आप ऐसा लेकर आएंगे तो क्या होगा, स्फीयर के अंदर इंड्यूस चार्ज होगा। जो इंड्यूस होगा तो कैसा होगा कि इस तरफ तो हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पर ये दोनों स्फीयर तो एक साथ जुड़े हैं, तो ये दोनों स्फीयर क्या मिले, दोनों मिलके एक कंडक्टर बन गए। तो चार्ज यहाँ ना इकट्ठा होगा, कहाँ पे इकट्ठा होगा, इस तरफ जाके। ठीक है, तो इस पूरी रोड के अंदर जो आपको दिखाई देगा, इस तरफ दोनों स्फीयर के पास, फर्स्ट स्फीयर के पास आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा होगा, और सेकंड स्फीयर के पास आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अगर अब हम इन दोनों स्फीयर को अलग करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। जैसे आप इसको अलग करेंगे तो फर्स्ट वाले के पास क्या रह जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, और सेकंड के पास क्या रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। तो इस प्रकार आपके पास क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और एक नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा विदाउट अर्थिंग। ठीक है, तो इस तरह भी आप क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडक्शन के 2 टाइप्स हो गए। ठीक है, तो इंडक्शन के हेल्प से हम क्या कर सकें, किसी भी कंडक्टर को चार्ज कर सकें। पर यदि आप चाहो कि किसी इंसुलेटर को इंडक्शन की हेल्प से चार्ज करें तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे और ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो थर्ड टाइप है फ्रिक्शन। हम किसी बॉडी को विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन भी क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, ज़्यादातर हम इंसुलेटर्स को इसकी हेल्प से चार्ज करते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर्स को क्या करें, यदि हम रब करें तो उस पर क्या होगा, हीट जनरेट होगी, जिसके कारण क्या होगा, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, यदि रिमूव हो जाएंगे एक, तो क्या हो जाएगा, या तो चलो हमने 2 बॉडी के एक साथ रब कर रहे हैं, अब रब करेंगे तो दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, पहले से इंक्रीज़ हो रहा होगा। जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा होगा तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी आउटर इलेक्ट्रॉन की कम होगी, उसका इलेक्ट्रॉन पहले बाहर निकल जाएगा। तो जिसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा उसके पास लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। जबकि वो इलेक्ट्रॉन निकल के किसी के पास तो जाएगा। तो जिस बॉडी से उसको रब कर रहे थे, तो एक बॉडी से निकल के क्या होगा, जैसे कि चलो मान लें ग्लास रोड है और दूसरा हमारे पास क्या है, सिल्क है। तो जब हम ग्लास रोड के ऊपर सिल्क को रब करेंगे तो ग्लास रोड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, सिल्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये कब पॉसिबल है, जब ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन्स निकल के इसके पास आ गए हों, सिल्क के पास हो गए, क्योंकि कंजर्वेशन लागू तो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लीकेज नहीं मानेंगे कि कोई भी इन्वायरमेंट में लीकेज हुआ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लीकेज हुआ हो। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और सिल्क नेगेटिवली चार्ज होगा। तो हमने 2 बॉडी को चार्ज कर दिया विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, उसकी फ्रिक्शन की हेल्प से उसको रब करके। ठीक है, तो फ्रिक्शन की हेल्प से हमारा हीट जनरेट हुआ और हमारा काम हो गया।
तो इस तरह हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ चार्जिंग है। तो आप ये 3 टाइप की चार्जिंग का नोट्स जरूर तैयार करेंगे, ठीक है। तो कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज होना, नेगेटिव चार्ज होना, वो डिपेंड करेगा कि जो बॉडी आपस में रब करी जा रही है किसकी बाइंडिंग एनर्जी, आउटर मोड्स इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी या सरफेस एनर्जी बोलना है इसको, वो कम है और किसकी ज़्यादा है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट उस पर चल रहे हैं अपनी वीडियो पे। कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब ने क्या बताया था? क्योंकि एक चीज़ देखिए, आपको हमने कल बताया था कि ग्रीक लोगों ने बहुत पहले ही देख लिया था कि जब हम किसी बॉडी को रब करें तो उसके कारण उसके पास क्या आ जाए, एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाए जिसके कारण वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दे। जैसे कोई तिनका था, कागज़ के छोटे टुकड़े थे, वैसे ग्रीक टाइम पे उस टाइम तक कागज़ नहीं आए थे, तो उस टाइम तक हम सिर्फ ये जो छोटे मोटे तिनके हों इनके बारे में ही बात कर रहे थे, ठीक है। तो जो तिनकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी आ जाती है उसको हम क्या बोल रहे थे, बॉडी चार्ज हो गया, बॉडी के पास चार्जिंग हो गया। तो उसके बाद बेंजामिन ने देखा था कि कैसे एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपल करे, उसी बेस पर उन्होंने चार्ज को डिफाइन भी करा था, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पहले से ही जानते थे कि सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को रिपल करें, जबकि अपोजिट टाइप के यानी अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज एक दूसरे को रिपल करें। इतना हर आदमी को पता था कि चार्ज अट्रैक्ट करेंगे कब, किस कंडीशन में, और रिपल किस कंडीशन में। पर कितना अट्रैक्ट करेंगे, कितना रिपल करेंगे, क्या वो रिपल उनके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, क्या उनके चार्जिंग पर डिपेंड करेगा कि कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, क्या वो डिपेंड करेगा उन दोनों चार्ज के बीच के मीडियम पे। इन चीज़ के बारे में किसी को नहीं पता था। तो कूलम्ब्स ने आगे उसको क्या कहा, मैथमेटिकली फार्मूलेट करा। उन्होंने बताया कि कैसे चार्ज के बीच का जो फोर्स है, जो दो चार्ज उनके बीच का जो फोर्स है वो कैसे डिपेंड कर रहा है क्वांटिटी ऑफ चार्ज पे, कितनी क्वांटिटी का चार्ज है, पोलैरिटी ऑफ चार्ज पे, और साथ साथ में वो डिपेंड कर रहा डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द मीडियम बिटवीन द चार्ज। तो इसी बेस पे कूलम्ब ने ला दिया, उन्होंने बोला इफ़ वी हैव टू चार्ज विच आर सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस आर, देन द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बोथ चार्ज, ठीक है। तो जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज की मल्टीप्लिकेशन की, चाहे वे किसी भी टाइप के चार्ज हों, उनकी पोलैरिटी कुछ भी हो। हाँ, पर अगर वे अपोजिट टाइप के चार्ज हैं तो उनके बीच का जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव टाइप का होगा। अगर वे फोर्स कैसे हैं, सेम पोलैरिटी के, तो वो रिपल्सिव टाइप का होगा। और फोर्स जो होगा वो ऑलवेज प्रोपोर्शनल होगा, यानी जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो ऑलवेज प्रोपोर्शनल होगा द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ चार्जेस, ठीक है। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस की। तो यदि हमारे पास ये दो चार्ज हैं आर डिस्टेंस पे हैं तो उनके बीच का जो फोर्स है प्रोपोर्शनल है Q1 Q2, और जो फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंडेंसी है वो क्या है, उन दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी F इन प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इसी बेस पे हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल हेल्प से हम क्या निकाल सकें, एक फॉर्मूला निकाल सकें, यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। तो ये फोर्स पता लगेगा दो चार्जेस के बीच में जो सेपरेटेड हैं आर डिस्टेंस से। तो उनके बीच का जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैं अब बार बार मैग्नीट्यूड की बात कर रहा अभी तक, ठीक, क्योंकि जैसे ही मैं बात करूँगा उसके डायरेक्शन की, वो डिपेंड करेगा कि वे दोनों चार्ज किस टाइप के, वे पोलैरिटी किस टाइप की है, ठीक है। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। पर अगर हम किसी भी जगह प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो वहाँ पे सदा क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो जैसे ही कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा उसको हम कोई वैल्यू नाम दे दिया, हमने दिया जैसे कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को नाम दे दिया K, ठीक है, जिसकी एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आई वो कितने, 9 × 10⁹, ठीक है। और इसी की वैल्यू को जब उन्होंने डिफाइन करा कूलम्ब्स ने, तो उन्होंने लिखा इसकी वैल्यू थी 1/4πε0। जो ये ई टाइप का बनना है इसको बोलेंगे एप्सिलॉन, इसमें नीचे छोटा सा नोट लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे एप्सिलॉन नोट। नोट रिप्रेजेंट कर रहा, यानी दोनों बॉडी के बीच का जो मीडियम है वो कैसा है, वो वैक्यूम है या एयर है, ठीक है। तो इस पूरी यदि इस कांस्टेंट को हम ध्यान से देखें K = 1/4πε0,
तो इसके अंदर जो 4 पाई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा, जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा। तो जो 4 पाई है आपके पास, जो 4 पाई है वो किस लिए है, वो रिप्रेजेंट कर रहा स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी ये फोर्स कैसा है, जो दो बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा है, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स को हम क्या बोले, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि किसके बीच में, चार्जेस के बीच में। ठीक है, तो जितने फेनोमेना चार्ज से बिलोंग करेंगे वे सब इलेक्ट्रॉन के कारण हुए, तो इसलिए हम इसको सबको इलेक्ट्रिक टाइप के मानते हैं। तो जितने फेनोमेना चार्ज के कारण हुए सब इलेक्ट्रिक टाइप के हुए। तो आगे हम देखेंगे जब चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक टाइप के भी होंगे। ठीक है, तो एक यदि हमारे पास कोई चार्ज है ये, तो इसके अराउंड जो फोर्स लग रहा हो वो हर डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस के लिए कैसा हो, सेम हो। यानी कि अगर मैं इसके चारों तरफ यहाँ कोई भी स्फीयर खींच दूँ तो हर पॉइंट कैसा है, आर डिस्टेंस पे है, ये सबके लिए डिस्टेंस कितना है, आर है। तो आप इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो या यहाँ पे देखो, हर जगह फोर्स की वैल्यू कैसी होगी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो अलग है पर मैग्नीट्यूड हर जगह कैसा होगा, सेम होगा। आप इसको पूरे स्फीयर में किसी भी पॉइंट पे देख लो, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे पूरे का पूरा यदि मैं एक स्फीयर जनरेट करूँ तो सब जगह फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा। तो इसलिए हम बोलें इसके पास कैसी स्फेरिकल सिमेट्री है। यानी आपको पता होगा टोटल सॉलिड एंगल कितना है, स्फीयर टोटल एंगल कितना जनरेट करा एट द सेंटर, वो कितना, 4 पाई। ठीक है, तो 4 पाई पे फोर्स लगा इतना, तो एक सिंगल डायरेक्शन, क्योंकि मुझे फोर्स कहाँ निकालना, Q1 और Q2 के बीच में, तो वो कैसा हो गया, एक सिंगल डायरेक्शन हो गया, एक तरफ का डायरेक्शन। तो उस एक यूनि डायरेक्शन में, ठीक है ना, यानी 1 डायमेंशनल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा उस तरफ, उसको निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, पूरे सॉलिड एंगल के कारण जो फोर्स था उसे डिवाइड कर देंगे, यानी हम उसे डिवाइड कर देंगे किससे, 1/4 से। तो इसलिए 1/5 यूज करें, जिससे कि हम एक फिक्स डिग्री के लिए, फिक्स सॉलिड एंगल के लिए, और फिक्स एक यूनिट सॉलिड एंगल क्या हुए, एक यूनिट सॉलिड एंगल रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, 1 डायमेंशन को। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल फोर्स के लिए उसे 1/4 लिख दें। पर यहाँ पे एक एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट टर्म बिलोंग्स टू द मीडियम। जो एप्सिलॉन नॉट है वो बतावे मीडियम के बारे में, कि जो दो आप लेके चल रहे हैं यहाँ पे मीडियम कैसा है। ठीक है, तो दोनों चार्ज के बीच के मीडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म हो या मीडियम डिपेंडेंट टर्म जो है वो क्या है, आपकी एप्सिलॉन नॉट है। तो इसलिए हमारे पास जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, जिसको हम क्या बोले, कूलाम फोर्स, क्योंकि ये ला किसने दिया था, कूलाम, तो उनके ऑनर में हम इसको इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या बोले, कूलाम फोर्स। तो जो कूलाम फोर्स है वो कितना होगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। पर ऐसा हुआ कि भैया आपके पास तो क्या हुआ, मीडियम डिफरेंट है, आपके पास मीडियम क्या है, वैक्यूम नहीं है। जब आपके पास वैक्यूम नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, यह टर्म चेंज हो जाएगी, क्योंकि क्या होगी, यह मीडियम डिपेंडेंट है, जैसे मीडियम चेंज होगा ये भी चेंज हो जाएगी। तो अदर मीडियम्स के लिए हम इसको बोलते हैं क्या, एप्सिलॉन। तो जो भी मीडियम होगा उसके लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, तो उस हिसाब से रखते रहेंगे। तो यदि हमारे पास कोई मीडियम है तो हम इसको यूज कर सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ना कि नोट रिप्रेजेंट फॉर द वैक्यूम और एयर। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोल सकें, तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो परमिटिविटी होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन क्या है, एक तरह से इसको बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी जो मीडियम की परमिटिविटी है, कितना परमिट कर रहा है फोर्स को, वो पता होगा उसकी परमिटिविटी की हेल्प से। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यदि हम मीडियम चेंज करते रहेंगे तो फोर्स, जो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो चेंज होता रहेगा। जैसे अगर आप उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रखेंगे और डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो फोर्स की वैल्यू डिफरेंट होगी। यदि आप उसके बीच में कंडक्टर रख देंगे तो वहाँ पे फोर्स 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा होगा, इन्फिनिटी होगा। तो वो डिपेंड करेगा मीडियम पे। तो जैसे जैसे हम मीडियम चेंज करेंगे फोर्स भी चेंज होगा। अब जो ये फोर्स लग रहा है इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, अगर आप देखोगे फोर्स लगा दो, यदि मैं देखूँ हमारे पास क्या था, एक Q1 था और एक हमारे पास Q1 था और एक हमारे पास Q2 था। ये Q1 था और ये Q2 था। इनके बीच का जो फोर्स था वो फोर्स था किस डायरेक्शन में लग रहा था, सेंटर टू सेंटर। यानी कैसा फोर्स हो गया, एक तरह का सेंट्रल फोर्स हो गया। यानी ये फोर्स ऑलवेज वर्क बिटवीन द टू चार्जेस, सेंटर टू सेंटर वर्क करेगा। ठीक है, यानी दोनों चार्ज के सेंटर को मिलाना है। अब अगर हम यहाँ चार्ज को ध्यान से देखें तो हर बार पॉइंट बना रहे,
हम कोई भी बड़ी बॉडी नहीं यूज करें। तो कूलम्ब्स लॉ जो है वो सिर्फ किसके लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए है। अब आप पूछोगे भाई पॉइंट चार्ज क्या है, ठीक है। तो ऐसा तो पॉइंट चार्ज है ऐसे कोई भी बॉडी, ठीक है, जिसकी डायमेंशन उसके सराउंडिंग की डायमेंशन, या जहाँ फोर्स कंसीडर कर रहे हैं हम दो, जैसे हम Q1 Q2 को लेके चलें, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जहाँ हम कंसीडर करके चल रहे हैं उसका जो सराउंडिंग है उसके रेस्पेक्ट में उसकी डायमेंशन कैसे नेग्लिजिबल हो। तो हमसे पॉइंट, यानी कि जब सारा का सारा चार्ज किस में, एक पॉइंट में कंसनट्रेटेड हो, पर कभी एक पॉइंट पॉसिबल तो नहीं है। यानी एक ऐसी पॉइंट किसको बोल लेते हैं हम, जिसकी डायमेंशन 0, जिसके पास कोई डायमेंशन ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम पॉइंट किसको मान लें, ऐसी कोई बॉडी जिसका अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में डायमेंशन कैसा हो, नेग्लिजिबल हो, तो उसको पॉइंट मान लें। तो इस तरह हम यहाँ पॉइंट चार्ज को मान लेंगे। तो जो पॉइंट है वे क्या है, जब सारा का सारा चार्ज उन पॉइंट्स में क्या होगा, कंसनट्रेटेड होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पॉइंट चार्ज बोल देंगे। तो कूलम्ब्स लॉ वर्क ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो हमारे पास Q1 Q2 को 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा वो सेंटर टू सेंटर काम करें, इसलिए हम बोल दें कि जो कूलम्ब फोर्सेज होंगे कैसे हुए, सेंट्रल फोर्सेज होंगे, ठीक है। अब आपने एक चीज़ और देखी कि फोर्स हर बार कैसा आ रहा, 1/r² के प्रोपोर्शनल आ रहा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो कूलम्ब फोर्सेज हैं वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करें। इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्यों है, क्योंकि फोर्स प्रोपोर्शनल टू द 1/r², यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको बोलें इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो जहाँ भी हमें फोर्स इस तरह मिलेंगे हम वहाँ बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। और जहाँ फोर्स काम करेंगे सेंटर टू बोलेंगे सेंट्रल फोर्सेज। तो कूलम्ब फोर्स कैसा है, या इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है, सेंट्रल फोर्स है, साथ साथ में कैसा है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाला है। या जहाँ भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाले होंगे सब किस टाइप के होंगे, स्फेरिकल सिमेट्री होंगे। तो यहाँ पे फोर्स कैसा है, स्फेरिकल सिमेट्री का है, ठीक है। इसके बाद नई टर्म आ गया आपके पास, वो है क्या, वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, आपने डाइलेक्ट्रिक पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, एक तरह से इंसुलेटर्स को हम डाइलेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं। तो जब भी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फिजिक्स के अंदर जब बताएंगे तो हम बता देंगे कि जब कोई मीडियम हम लेके चल रहे उसकी जो परमिटिविटी है और जो वैक्यूम की परमिटिविटी, उनका जो रेशियो होगा वो उस मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। या इसको बहुत सी बार रिलेटिव परमिटिविटी भी बोल देंगे, यानी इसको ऐसे भी लिख देंगे एप्सिलॉन आर रिप्रेजेंट फॉर रिलेटिव। तो इसको बोले रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू होगा कितना, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इस फार्मूले को देख कर आपको लगे कि आप इसको फोर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि आप एप्सिलॉन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यदि हमारे पास दो ही चार्ज हैं और दोनों चार्ज के हेल्प से हम किसी भी मटेरियल का या जिस मीडियम का, किसी मीडियम का हम क्या निकालना चाह रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना चाह रहे हैं, तो क्या हम निकाल सकें विद द हेल्प ऑफ फोर्सेस। तो ये काम आप मुझे करके दिखाएंगे कल कि कैसे हम इसके रिलेशन निकालेंगे के की इन द टर्म्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो आगे की चीज़ हम कल डिस्कस करेंगे, जैसे कि उसमें हम वेक्टर टर्म्स के फॉर्म में, यानी कूलम्ब फोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, ठीक है। और बताइए कैसा रहा, और मैं थोड़े क्वेश्चन भी भेजूँ आपको, वैसे पहले भेजे थे, पहले तो उनका सॉल्यूशन भेजना, ठीक है, फिर मैं फोर्स से रिलेटेड भेजूँगा। पहले तो आप मुझे ये काम करके जरूर देंगे कि इन द टर्म्स ऑफ फोर्स, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।